कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योर इंग्लिश ट्यूटर को और करें अपने एसएससी एंड बैंकिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सभी का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का बेस्ड है बोरिस जॉनसन पे। आप जानते हैं इनको, ब्रिटिश पीएम है, इंग्लैंड के पीएम है। इनकी खासियत है कि ये पीने के बहुत शौकीन है। ऑफिस में भी पीते हैं, काम करते हुए भी पीते हैं, काम के बाद भी पीते हैं। इनफैक्ट जब इंग्लैंड में लॉकडाउन्स लगे हुए थे तो इनके घर में पीने की पार्टीज हो रही थी। बहुत सारे हाई प्रोफाइल गेस्ट इनके घर पे रोज़ आया करते थे। अब ये जब बातें पब्लिक में मीडिया के थ्रू आई तो इनका पूरा पॉलिटिकल करियर खतरे में आ चुका है। आज का आर्टिकल इसी चीज़ को डिस्कस करेगा। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आपका क्विज दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस आर्टिकल में जो भी सीखो इन 5 क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। ठीक से आप करोगे, सीखोगे तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। क्लास के लास्ट में सोल्यूशन करवाऊंगा इसका। अभी शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है वीकेंड इन विक्ट्री। देखो, विक्ट्री का मतलब होता है जीत। इसको ट्रायम्फ भी बोलते हैं। आगे एक वर्ड आएगा ट्रायम्फ। और वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर हो चुका, जो वीक हो चुका हुआ हो। कह रहा है विक्ट्री में भी कोई इंसान बड़ा कमज़ोर है, जीतने के बाद भी उसकी कमज़ोरी सबको दिखाई दे रही है। बात किसकी की जा रही है भाई? ऑन बोरिस जॉनसन विनिंग नो कॉन्फिडेंस वोट। बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश पीएम है, इनके जीतने की बात की जा रही है, अविश्वास मत को, नो कॉन्फिडेंस वोट को। जीत तो ये गए हैं लेकिन अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। सरकार इनकी कभी भी गिर सकती है। आ गई बात समझ में? अब इस वीकेंड नाम के वर्ड को डिटेल में देखो। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इससे सीखने को मिलेंगे। इंग्लिश में बहुत सारे नाउन्स के आगे ई एन लगा देते हो, नाउन और एडजेक्टिव दोनों के आगे ई एन लगा देते हो तो बन जाती है उनकी वर्ब फॉर्म। और अगर उसके आगे ईडी और ऐड कर देते हो तो बन जाती है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एडजेक्टिव। जैसे वीक का मतलब है कमज़ोर, वीकन का मतलब है कमज़ोर बनाना, और वीकेंड का मतलब है जो कमज़ोर हो चुका हुआ हो। वाइड का मतलब है फैला हुआ, बड़ा चौड़ा। वाइडन मतलब किसी चीज़ को फैलाना, और वाइडन मतलब जो पहले से ही फैल चुका हुआ हो। डार्क का मतलब है काला, डार्कन मतलब काला करना, डार्कन मतलब जिसको काला कर दिया गया हो। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, स्ट्रेंथन मतलब मजबूती देना, स्ट्रेंथन्ड मतलब जिसको मजबूती मिल चुकी हो। समझ रहे हो ना? ये स्ट्रक्चर आपको समझनी है, कैसे ई एन और ई एन ई डी लगा करके वर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म्स कुछ नाउन्स और एडजेक्टिव्स की बनाई जाती है ना? वैसे डीप, डीप मतलब गहरा, डीपन मतलब गहराना, डीपन मतलब जिसको गहरा दिया गया हो। सैड मतलब उदास, सैडन मतलब उदास करना, और सैडन वो है जो उदास हो चुका हुआ हो। तो ये सारे वर्ड्स दिमाग में बिठाना, रोज़ देखोगे ना तो ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठेंगी। चलो अब एक काम करते हैं, आ जाओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे, पता लगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है बोरिस जॉनसन सर्वाइव्ड अ नो कॉन्फिडेंस वोट इन हिज पार्टी बट फेसेस टफर चैलेंजेस अहेड। कह रहा है जो बोरिस जॉनसन जो पीएम है यूके के, इन्होंने सर्वाइव किया एक नो कॉन्फिडेंस वोट को, अविश्वास मत को, अपनी ही पार्टी में। तो इनके पार्टी के मेंबर्स ने ही आपस में वोट डाला और देखा कि बोरिस जॉनसन को हमारा पीएम बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसा एक वोट तो ये सर्वाइव कर गए, उसमें तो ये बच गए। कह रहे लेकिन बट यही बोरिस जॉनसन अभी भी फेस करते हैं बहुत ही मजबूत, बहुत ही टफ चैलेंजेस को, चुनौतियों को आगे जा करके अहेड। आ गई बात समझ में? तो बोरिस जॉनसन सर्वाइव्ड अ वोट बट बोरिस जॉनसन फेसेस टफर चैलेंजेस। बोरिस जॉनसन सब्जेक्ट है, 2 वर्ब्स है। बार बार सब्जेक्ट वर्ब पे इसीलिए जोर देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपको पता नहीं लगेगा, रातों रात बूस्ट कर जाएगी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना आप सीख गए। सारी ग्रामर एक तरफ, सारे रूल्स एक तरफ, और ये छोटी सी एक्सरसाइज एक तरफ, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो सब्जेक्ट है ग्रीन में बोरिस, वर्ब है सर्वाइव्ड पहली, और बट के बाद वर्ब है दूसरी, फेसेस। टफर यहाँ पे एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, टफ, टफर एंड द टफेस्ट। चलिए अब इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे ताकि इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। सारी वोकैब एक साथ देख लो और उसी के साथ एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना क्लास को। आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें ईजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को
प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। जरूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, सारे नए पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिलेंगे। आज है 4 नए वर्ड्स, प्रोस्पेक्ट, डेबिलिटेट, एक्सेसरबेट और कैटलिस्ट। 3 पुराने हैं, 1 नया है। प्रोस्पेक्ट आप जानते हैं, संभावना किसी चीज़ की, लाइकलीहुड, पॉसिबिलिटी, आउटलुक। जैसे आप पढ़ोगे तो आपकी सक्सेस के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, आपके जॉब लगने के, आपके पैसा कमाने के प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन होती है ना। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। विद रशिया यूक्रेन वॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए सीवियर रिसेशन बिकम्स रियल। जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके साथ ही जो संभावना है, लाइकलीहुड है एक बहुत ही ख़राब रिसेशन का, वो सच बन जाता है, बिकम्स रियल। तो इस वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर एक वर्ड है डेबिलिटेट। इसका मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना, मेक समवन या समथिंग वीक। किसी को कमज़ोर बनाना, वीकन करना, पैरालाइज करना। पैरालाइज करते हो तो आप किसी को अपाहिज बनाते हो। अपाहिज बनाना, कमज़ोर बनाना एक ही बात है ना। क्रिपल ये भी इसका सिनोनिम है, अंडरमाइन ये भी इसका सिनोनिम है। प्रोटेक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई हड़तालों ने पूरी इंडस्ट्री को कमज़ोर या अपाहिज बना दिया है, डेबिलिटेट कर दिया है। तो ये डेबिलिटेट नाम का जो वर्ड है ना, कमज़ोर या अपाहिज बनाने वाला, इसका सिनोनिम है क्रिपल, जिसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। क्रिपल मतलब अपाहिज बनाना, कमज़ोर बनाना, है ना। फिर एक वर्ड है एक्सेसरबेट। इसका मतलब होता है चीज़ों को ख़राब से ख़राब बनाना। यहाँ तो कमज़ोर बनाया जा रहा था, यहाँ बद से बदतर बनाया जा रहा है ना। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़। मीठा खाना आपकी डायबिटीज़ को बद से बदतर बना सकता है और ज़्यादा ख़राब बना सकता है। तो इसको वर्सन, एग्रावेट और एक्सेसपरेट भी बोलते हैं। एग्रावेट नाम का जो इसका सिनोनिम है आज आप आर्टिकल में देखेंगे। बद से बदतर बनाने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर एक लास्ट वर्ड है अपने पास, कैटलिस्ट। अगर आपने कॉलेज डेज़ में या स्कूल डेज़ में भी केमिस्ट्री पढ़ी हो तो कैटलिस्ट आप जानते होंगे। कैटलिस्ट वो वाली चीज़ होती है जो किसी केमिकल रिएक्शन को एनकरेज करती है। जैसे एक केमिकल को आप रिएक्ट करवा रहे हो दूसरे केमिकल से, अगर उनके रिएक्शन को तेज़ करवाना है तो बीच में कैटलिस्ट को डालेंगे आप। तो कैटलिस्ट होता है एक मोटिवेटर, एक स्टिमुलेंट, एक एम्पेटस, किसी भी काम में थोड़ा सा पुश डालने वाली कोई चीज़ कहलाती है कैटलिस्ट। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे रियल लाइफ में। अ डिले इन प्रोवाइडिंग वेजेस टू द वर्कर्स एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू द स्ट्राइक। जो वेजेस प्रोवाइड करवाने में डिले था, तनख्वाह देने में जो देरी थी वर्कर्स को, उस देरी ने काम किया एक कैटलिस्ट के तौर पे इस स्ट्राइक के लिए, इस हड़ताल के लिए। तो हड़ताल को भड़काने में एक बहुत बड़ा रीज़न रहा इस देरी से आने वाली वेजेस का, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट मतलब मोटिवेट देने वाली कोई चीज़, मोटिवेशन करने वाली कोई चीज़। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए 4 ही वर्ड्स हैं, डिटेल में इसलिए करवाता हूँ ताकि आप इनको कॉन्टेक्स्ट में लेकर के समझ सको। सीधे रट्टा मारते जाओ 50-100 वर्ड्स, अगले दिन भूल जाओगे। रट्टा नहीं मरवाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप इनको सेंटेंसेस से कनेक्ट करो और फिर यूज़ करना सीखो। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। बोरिस जॉनसन के कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। खाना पीना सब करते हैं लेकिन ये ऑफिस में भी करने के मशहूर हैं। इनको दिन में भी शराब चाहिए, शाम में भी चाहिए, ऐसा मीडिया का कहना है। तो ये हर वक्त आपको कहीं पीते हुए मिलेंगे। अब इस चीज़ को इंग्लैंड की जनता ने बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है कि ये कैसा पीएम है हमारा, पी करके देश चलाता है ना हर वक्त। तो इस वजह से इनके खिलाफ इन्हीं की पार्टी में एक अविश्वास मत लाया गया, नो कॉन्फिडेंस वोट, जिसको ये जीत भी गए हैं। लेकिन हमारा ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है कि इसको जीतने के बाद भी इनकी सरकार बचना बड़ा मुश्किल काम है। अभी भी इनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर है, इनकी पार्टी के लोग ही इनसे बगावत कर रहे हैं। और जब जब पास्ट में ऐसा हुआ है इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में किसी भी पीएम के साथ, चाहे थेरेसा मे हो चाहे मार्गरेट थैचर हो, जब जब ऐसा हुआ है ना तो जनरली वो नो कॉन्फिडेंस वोट जीतने के बाद भी उनकी सरकार ज़्यादा चलती नहीं है। तो इनके सामने भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लगता नहीं है सरकार लंबे वक्त तक चला पाएंगे। एनालिटिकल टोन है, एनालाइज कर रहा है, पास्ट की कुछ घटनाओं को प्रेजेंट की घटनाओं से जोड़ करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। शुरू करें एक आर्टिकल को, चलो। कह रहा है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Boris Johnson managed to survive Monday's no confidence vote against him within the Conservative Party. But the fact that 41% of the party lawmakers rebelled against his leadership is a steep fall for a Prime Minister who, just 3 days ago, led the Conservatives to their greatest victory
सिंस मार्गरेट थैचर्स 1987 ट्रायम्फ। सबसे पहले बता रहा है हुआ क्या है ना, मामला क्या है। कह रहे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो बोरिस जॉनसन है, इन्होंने मैनेज कर लिया, किसी भी तरीके से इस काम को कर लिया। और कौन सा काम है? सरवाइव करने का, बचे रहने का। और किस में? सोमवार को हुए नो कॉन्फिडेंस वोट में, अविश्वास मत में। कौन सा अविश्वास मत? जो हुआ था इन्हीं के खिलाफ, अगेंस्ट हिम। और कहाँ पे? इन्हीं की पार्टी के अंदर, विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी, जिस पार्टी के ये बिलोंग करते हैं। कह रहा ऐसा है, कह रहा लेकिन बट जो फैक्ट है ना, और कौन सा, कि 41% ऑफ जो पार्टी लॉ मेकर्स हैं, इन्हीं की पार्टी के जो राजनेता हैं, इन्होंने रिबेल किया, बगावत की इन्हीं की लीडरशिप के खिलाफ, इन्हीं की नेतृत्व के खिलाफ। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, ये फैक्ट इज है एक बहुत ही गहरी खाई, अ स्टीप फॉल। और किसके लिए? एक एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो कि महज 3 साल पहले लड़ कर रहे थे कंजर्वेटिव पार्टी को उनकी सबसे बड़ी विक्ट्री की तरफ, सबसे बड़ी जीत की तरफ। और कब से? मार्गरेट थैचर की 1987 की ट्रायम्फ के बाद से। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं तारे ज़मीन पर। कैसे जो है फर्श से अर्श तक और अर्श से फर्श तक फिर से बोरिस जॉनसन पार्टी को ले आएंगे। तो ये बोरिस जॉनसन है, बड़ी मुश्किल इन्होंने वोट को सरवाइव किया, अपनी पार्टी के अंदर ही वोट हुआ था। लेकिन ये बात जो है ना बड़ी अजीब सी है कि इनकी पार्टी के 41% MLAs ने, MPs ने इन्हीं के खिलाफ बगावत कर दी। अब ये बात अपने आप में एक बहुत गहरी खाई की तरह है एक ऐसे PM के लिए जो महज 3 साल पहले ही लीड करके लाया था, नेतृत्व करके लाया था अपनी पार्टी को सबसे बड़ी विक्ट्री की तरफ, जब से मार्गरेट थैचर की 1987 की ट्रायम्फ यानी कि जीत आई थी। उसके बाद 2018 में सबसे बड़ी विक्ट्री बोरिस जॉनसन ने दिलाई थी इस पार्टी को। बोरिस जॉनसन की वर्ब है मैनेज्ड, फैक्ट की वर्ब है इज, 40% ऑफ लॉ मेकर्स की वर्ब है रिबेल्ड। रिबेल का मतलब होता है किसी से बगावत करना, रिवोल्ट करना, डिफाई करना। डिफाई एक बहुत अच्छा वर्ड है बगावत के लिए। अब ये सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना इसीलिए मुश्किल होता है ना। फैक्ट की वर्ब यहाँ रखी है, 41% की वर्ब यहाँ रखी है। हु की वर्ब है लेड। लेड के बाद में हमेशा टू लगाते हैं, जहाँ भी किसी चीज़ को आप लीड करें टू लगा के आप उसको बताते हैं, है ना। लेड टू के बाद में जनरली आप एक नाउन देखेंगे या फिर वर्ब की ING फॉर्म देखेंगे। यहाँ पे नाउन ना होता, वर्ब होती तो उसकी ING फॉर्म को यूज़ करते। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत यानी कि विक्ट्री। अब एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, पहले खुद से सोचो। ग्रेटेस्ट तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री थी, फिर भी इसके पहले द नहीं लगाया गया, तो क्या कनेक्शन है ग्रेटेस्ट से पहले द ना लगाने का? देयर द ग्रेटेस्ट विक्ट्री, ऐसा क्यों नहीं लिखा? चलो इसका जवाब छुपा है इस छोटे से रूल में। रूल ये कहता है कि इंग्लिश में 2 डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं आ सकते। अब सवाल ये है कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? डिटर्मिनर्स होते हैं ये 3 तरह की चीज़ें बेसिकली, है ना। पहली चीज़ होती है आर्टिकल, दूसरे होते हैं पजेसिव, तीसरे होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। बेसिक ग्रामर में इनको मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। आर्टिकल्स कौन से हैं? ए एंड दी। पजेसिव होते हैं मेरा, तुम्हारा, माई, अवर, राम का, शालिनी का, राम, शालिनीज, जो भी पजेशन बनाए वो पजेसिव होता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं दैट, दे, दीज, दोज, दैट, दिस, ठीक है। दैट, दिस, दीज, दोज, ये होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट कार, दोज कार्स, दीज हाउसेस, दिस जॉब, है ना। ये जब भी डिटर्मिनर्स आएंगे एक के बाद एक नहीं आ सकते। अगर एक डिटर्मिनर आ गया तो दूसरे को वो साफ कर देगा, उसकी जगह छोड़ेगा ही नहीं। अब इसको अप्लाई करेंगे इन सेंटेंसेस के ऊपर। दिस इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ आवर फैमिली, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है हमारे परिवार का। तो द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आपने बना रखी है। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, दिस इज आवर फैमिलीज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये हमारे परिवार का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इस केस में द मोस्ट प्रॉफिटेबल में से द को निकालना पड़ेगा। अब क्यों निकालना पड़ेगा? रूल से आपने देख लिया। देखो पहला डिटर्मिनर आ गया फैमिलीज यानी कि एक पजेसिव, और दूसरा डिटर्मिनर आ गया एक आर्टिकल। रूल ये कहता है कि 2 डिटर्मिनर एक साथ नहीं आएंगे, पहले वाले को पकड़ लो, दूसरे वाले को निकाल दो। इसलिए कहते हैं कि पजेसिव के बाद में द ना लगाओ। एक्चुअल में पूरा रूल ये है कि पजेसिव एक डिटर्मिनर है और आर्टिकल एक आर्टिकल है, तो पजेसिव आर्टिकल एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए फैमिलीज के बाद में द को निकालना पड़ा। वैसे ही अ जेंटलमैन्स द ग्रेटेस्ट क्वालिटी इज़ पेशेंस, एक जेंटलमैन की, एक सज्जन की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है पेशेंस यानी कि संयम। अब मुझे बताओ जेंटलमैन्स नाम का पजेसिव लग जाने के बाद क्या द लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। द तो एक आर्टिकल है, पजेसिव के साथ में आर्टिकल नहीं आएगा, 2 डिटर्मिनर एक साथ नहीं आते हैं, द को निकाल दो। तो अब इस रूल को आपने
सिस्टमैटिकली समझ लिया है ना ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे देयर लग चुका है, पजेसिव है, इसलिए द ग्रेटेस्ट नहीं लिखा है। आगे बढ़े। कह रहे व्हेन द जॉनसन लेड टोरीज clinched an 80-seat majority in parliament, bringing down even the red wall of labor in Midlands and industrial North, many expected an easy full term for the hardline Brexiter. कह रहे जब जॉनसन की लीड में, जॉनसन के द्वारा नेतृत्व हुई टोरीज थी। टोरीज कौन है? टोरीज का मतलब है कंजर्वेटिव पार्टी, यानी कि बोरिस जॉनसन की पार्टी के लोग बोलते हैं टोरीज, उनको बोला जाता है टोरीज, ठीक है। तो कह रहे जब जॉनसन के द्वारा नेतृत्व किए गए, लीड किए गए टोरीज थे, कंजर्वेटिव पार्टी के लोग थे, उन्होंने क्लिंच किया। क्लिंच का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से किसी चीज़ को अचीव करना। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अचीव किया एक 80 सीट की मेजॉरिटी को पार्लियामेंट के अंदर नीचे गिराते हुए, ब्रिंग डाउन करते हुए, यहाँ तक कि लाल रंग की दीवार को जो थी लेबर पार्टी की, टोरीज के उल्टे कौन है? लेबर्स। कंजर्वेटिव पार्टी टोरीज, लेबर पार्टी है दूसरी वाली, है ना। जबकि गिराते हुए, यहाँ तक कि गिराते हुए लाल दीवार को लेबर पार्टी की इन एरियाज़ के अंदर, मिडलैंड्स और इंडस्ट्रियल नॉर्थ। लाल दीवार का मतलब क्या है? लेबर पार्टी का साइन होगा लाल कलर का। तो मिडलैंड्स और इंडस्ट्रियल नॉर्थ के अंदर लेबर पार्टी ने एक दीवार सी बना रखी थी जहाँ पे टोरीज को घुसने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ के वोटर सिर्फ लेबर पार्टी को वोट करते थे। कह रहे जब ऐसा हुआ था ना, बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट ये किया था कि एक फुल टर्म मिलेगी इस हार्ड लाइन ब्रेक्सिटर को, इस बहुत ही रेडिकल बोरिस जॉनसन को। ब्रेक्सिटर मतलब ऐसा आदमी जो ब्रेक्सिट को सपोर्ट करे। ये मैं आपको भी समझा दूंगा ब्रेक्सिट क्या होता है। सेंटेंस समझे नहीं समझे? बोरिस जॉनसन एक ऐसा आदमी है जिसने 80 सीट की मेजोरिटी पार्लियामेंट में दिलाई अपनी पार्टी को, और इसने लेबर पार्टी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड थे मिडलैंड्स और इंडस्ट्रियल नॉर्थ, इन एरियाज़ को भी इसने, इनके वोटर्स को भी अपने तरफ मिला लिया, इनकी लेबर पार्टी की लाल दीवार को भी गिरा दिया। तो सब ने यही सोचा था कि ऐसा स्ट्रॉन्ग पीएम तो बड़ी आसानी से फुल टर्म को पूरा करेगा, जो कि बड़ा ही हार्ड लाइन ब्रेक्सिटर है। ब्रेक्सिटर वो होता है जो ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट को सपोर्ट करे। ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कहलाता है ब्रेक्सिट, और ब्रेक्सिटियर वो आदमी है जिसने ब्रेक्सिट को सपोर्ट किया था। बोरिस जॉनसन की बात की जा रही है। तो टोरीज की वर्ब है क्लिंच्ड, ब्रिंगिंग डाउन प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, मैनी की वर्ब है एक्सपेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बट मिस्टर जॉनसन्स प्रोस्पेक्ट चेंज्ड आफ्टर रिपोर्ट्स दैट ही हेल्ड सोशल गैदरिंग्स एट डाउनिंग स्ट्रीट व्हेन द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज इन अ लॉकडाउन इम्पोज्ड बाय हिज गवर्नमेंट। कह रहे लेकिन बोरिस जॉनसन की तकदीर बदल गई, उनकी संभावनाएं बदल चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं या चेंज हो गई। और किसके बाद? जब रिपोर्ट्स आई दैट वो ये कि उन्होंने हेल्ड किया था, उन्होंने रखा था सोशल गैदरिंग्स को, पार्टीज़ को डाउनिंग स्ट्रीट में, अपने निवास स्थान पे। डाउनिंग स्ट्रीट मतलब जहाँ पे ब्रिटेन का पीएम रहता है ना। जैसे अपने यहाँ पे राजभवन वगैरह होता है ना, वैसे वहाँ पे डाउनिंग स्ट्रीट बोलते हैं। तो वहाँ पे ब्रिटेन के पीएम के घर में उन्होंने पार्टीज़ को बुलाया था जब पूरा बाकी का देश लॉकडाउन में था, जो उसी की सरकार के द्वारा लगाया गया था। तो लोग घर बैठे थे, पी नहीं पा रहे थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, और ये अपने घर पे पार्टीज बुला रहे थे और मस्त यहाँ पे नाच गाना और पीना खाना हो रहा था। इसके बाद इनकी तकदीर बदल गई जब ये बातें मीडिया में निकली। प्रॉस्पेक्ट्स की वर्ब है चेंज्ड, प्रॉस्पेक्ट मतलब संभावना, ही की वर्ब है हेल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्री की वर्ब है वॉज, इम्पोज्ड मतलब लगाया गया था, एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डाउनिंग स्ट्रीट एक जगह का नाम है, पीएम का निवास स्थल है, पीएम का रेसिडेंट है ब्रिटेन के। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के आगे कभी भी आप द नहीं लगाते हैं, चाहे कोई गली का नाम हो, एयरपोर्ट का नाम हो, शहर का नाम हो, स्टेट का नाम हो, प्रोविंस का नाम हो, नेशन या कॉन्टिनेंट का नाम हो, कभी भी द एशिया, द अमेरिका ऐसा आप नहीं देखोगे। इसीलिए डाउनिंग स्ट्रीट के आगे द नहीं लगाया। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जिनके आगे द हमेशा लगाना है। तो दो उसके एक्सेप्शंस हैं, आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। पहला एक्सेप्शन है ऐसी कंट्रीज़ या ऐसी जगहें जिनके नाम में प्लूरलिटी आती हो, जैसे फिलीपींस, पीछे एस आ रहा है, पीछे एस आ रहा है ना यार, इसकी स्पेलिंग में हमेशा गलत लिख देता हूँ, फिलीपींस। जैसे नेदरलैंड्स, ठीक है, पीछे एस आ रहा है। जैसे बहामास, पीछे एस आ रहा है। जैसे मॉलडीव्स, इनके आगे आप हमेशा एस को देखोगे, द मॉलडीव्स आप लिखा हुआ देखोगे। फिर यूएई जिसमें यूनाइटेड आ रहा है, यूएसए जिसमें यूनाइटेड आ रहा है ना, यूके जिसमें यूनाइटेड आ रहा है। और दूसरा इसका जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इमेजिनरी ज्योग्राफिकल लोकेशंस अपने पहले हमेशा द को लेंगी। अब इमेजिनरी कैसे? जैसे नॉर्थ पोल नाम की कोई जगह दुनिया में नहीं है, हमने एक एरिया को नॉर्थ पोल बोलना शुरू कर दिया, तो नॉर्थ पोल हमेशा द लेगा अपने पहले।
इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इसके आगे भी आप द को देखोगे। फिर वेस्ट है, ईस्ट है। वेस्ट का मतलब है पूर्वी देश, ईस्ट का मतलब है पश्चिमी देश, है ना। वेस्ट मतलब पश्चिमी, ईस्ट मतलब पूर्वी, तो इनके आगे भी हमेशा द को देखोगे आप। फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। फिर उसके बाद में LAC है, LOC है, जो सारी लाइंस हैं, जो सारी की सारी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, ये सारी इमेजिनरी लोकेशंस हैं। इंसान ने इनको गढ़ दिया है, प्रकृति ने इनको नहीं बनाया था। इनके आगे आप हमेशा द को लगा हुआ देखोगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज़ करेंगे इसको। कह रहा है द रिजल्ट इज़ अ रिलीफ फॉर मिस्टर जॉनसन। कह रहा है अब ये विश्वास मत तो जीत गई, जो रिजल्ट आया है एक रिलीफ है, एक राहत की सांस है मिस्टर जॉनसन के लिए। कह रहा ऑफ द 359 कंजर्वेटिव MPs 211 सपोर्टेड हिम, दैट इज 59%। कह रहा है 359 कंजर्वेटिव्स में से 211 ने उनको सपोर्ट किया। इनकी पार्टी में से 41% लोगों ने तो इन्हीं के खिलाफ बगावत कर दी। 211 की वो है सपोर्टेड। ये ऑफ द 359 का मतलब है 359 में से एक, 359 में से, है ना। इसको आउट ऑफ 359 भी लिख सकते थे, आउट ऑफ 359 या ऑफ द 359 एक ही बात है। कह रहा है एज पर द पार्टी रूल्स द रिबेल्स कैन नॉट चैलेंज हिज लीडरशिप फॉर 1 ईयर। पार्टी के रूल के हिसाब से जो बागी हैं अब उसको 1 साल के लिए उसकी लीडरशिप को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो 1 साल के लिए अब सरकार कैसे भी हो नहीं गिरेगी। कह रहा है बट द बिगर देन एक्सपेक्टेड रिबेलियन हैज़ ऑलरेडी डेल्ट अ ब्लो टू हिज लीडरशिप। कह रहा है लेकिन ऐसा एक रिबेलियन, देखो रिबेल कौन था, बगावत करने वाला या बगावती, है ना, बागी। रिबेलियन का मतलब होता है बगावत। कह रहा है लेकिन आशा से बड़ा, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से बड़ा जो ये बगावत था, बगावत थी, इसने पहले से ही एक चोट मार दी है, डील कर दिया है एक ब्लो को। ब्लो मतलब चोट, डील मतलब मारना। तो इसने पहले से ही चोट मार दी है इसकी लीडरशिप पे, इसकी नेतृत्व पे। तो चाहे अब सरकार गिरे नहीं गिरे, लेकिन सरकार जो है इसकी बड़ी पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है सरकार के अंदर। रिबेलियन की वो है हैज़ ऑलरेडी डेल्ट। अब ये डील अ ब्लो टू समथिंग या समवन एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी पे चोट मारना, है ना, एक फ्रेज है, इसको याद रखना। कह रहा है हिज इमीडिएट प्रेडेसेसर थेरेसा मे survived a no confidence vote within the party in 2018 with 63% support among Tory MPs, but she did not survive in office for more than 6 months। कह रहा है उनकी बिल्कुल पहले वाली जो प्रेडेसेसर थी, प्रेडेसेसर का मतलब होता है इनसे पहले आने वाली, है ना। कह रहा है इनकी जो पूर्वज थी बिल्कुल पहले वाली जो PM थी थेरेसा मे, इन्होंने भी सर्वाइव किया था एक अविश्वास मत को। कितनी, अपनी पार्टी के अंदर ही 2018 के अंदर 63% सपोर्ट के साथ। और किन के बीच में, टोरी MPs के बीच में, कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में। कह रहे लेकिन फिर भी वो सर्वाइव नहीं की अपने ऑफिस में 6 महीने से ज़्यादा। तो ऐसा भी हुआ था। तो इनके पहले वाली भी ऐसे जीती थी, मतलब विश्वास मत, लेकिन उनको भी सरकार में मतलब अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा था। तो इनको भी लगता है कि छोड़ना पड़ सकता है। प्रेडेसेसर की वर्ब है सर्वाइव्ड, शी की वर्ब है डिड नॉट सर्वाइव। इमीडिएट मतलब बिल्कुल पहले वाला, प्रेडेसेसर मतलब इनसे पहले आने वाला, इसका बिल्कुल उल्टा है सक्सेसर इनके बाद में आने वाला। अब जो बोरिस जॉनसन के बाद में आएगा वो हो गया इनका सक्सेसर, जो इनके पहले बैठा था वो हो गया इनका प्रेडेसेसर। समझ गए ना। चलो और आगे बढ़े। कह रहा है इन 1990 थैचर वॉन अ कॉन्फिडेंस वोट बट क्विट इमीडिएटली देयर आफ्टर। कह रहा है 1990 में भी थैचर ने मार्गरेट थैचर, जो कि इनकी एक बहुत पुरानी MP थी, पुरानी PM थी इंग्लैंड की, कह रहे हैं उन्होंने भी कॉन्फिडेंस वोट को जीता था, लेकिन उनको भी क्विट करना पड़ा उसके बिल्कुल बाद, इमीडिएटली देयर आफ्टर। थैचर की वर्ब है वॉन, पहली वर्ब है वॉन, दूसरी वर्ब है क्विट। अब मुझे एक बात बताओ, ये वॉन, ये क्विट जो आप देख रहे हो, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी, यहाँ पे लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा कैसे हो गया? जब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, सेकंड फॉर्म लगा चुके हो, 1990 की बात कर रहे हो, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हो वर्ब की? ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल का जवाब आपकी समझ में है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है क्विट। ये एक ऐसी वर्ब है जिसका V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होता है। अब सारी वो वर्ब्स फटाफट दिमाग में रिवाइज करो जो मैंने आपको 15-20 करवाई हैं, और बार बार आप देखते आ रहे हो आर्टिकल्स में और पेपर्स में कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनका V1 V2 V3 सेम होता है और बार बार अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है, सब लोग अपने दिमाग में इस एक्सरसाइज को करेंगे। इंटरेक्टिव सेशन बनाओ इसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी सोचते जाओ साथ में जितनी आपको याद आती हैं। देखो सबसे अच्छी वाली हैं ब्रॉडकास्ट, ठीक है, फोरकास्ट, फिर कास्ट भी है, फिर कोस्ट भी है,
फिर स्प्रेड भी है, फिर हिट है, फिर कट है, फिर हर्ट है, फिर शट है, फिर वेड है, बिड है, ठीक है, पुट है, रीड है। ये सारी वर्ब्स हैं जो V1, V2, V3 को एक जैसा ही रखती हैं। तो इनको याद रखा करो, बार बार मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि देखते जाओ, सीखते जाओ। याद पेपर के टाइम आनी चाहिए, सारा अपना ऑब्जेक्टिव ये है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे आपको याद ना करना, याद करने के लिए बैठना ना पड़े। चलो आगे बढ़े। आज के क्विज में क्वेश्चन बनाऊंगा इन्हीं में से एक दो वर्ब्स को उठा के। आ जाओ आगे। कह रहा है हिस्ट्री ऑफर्स ग्रिम लेसन्स फॉर मिस्टर जॉनसन फ्यूचर। इतिहास जो है बड़े ही उदासी भरे, डिसअपॉइंटमेंट भरे लेसन्स को, सबक को देता है मिस्टर जॉनसन के फ्यूचर या प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। तो इतिहास को देखा जाए तो ज़्यादा इनका वक्त बचा नहीं है गवर्नमेंट में। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब बताएगा कि बोरिस जॉनसन ने किया क्या था, क्या गलत काम किए हैं। कह रहे वाइल द कैटलिस्ट फॉर द रिबेलियन वॉज मिस्टर जॉनसन्स लॉकडाउन पार्टीज, हिज गवर्नमेंट इज फेसिंग बिगर प्रॉब्लम्स। कह रहे जहाँ कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट बताया था ना, किसी चीज़ को भड़काने वाला मोटिवेटर, इंसेंटिव, स्टिमुलस। कह रहा है जहाँ इंसेंटिव जो है इस रिबेलियन का वो था मिस्टर जॉनसन की लॉकडाउन में हुई पार्टीज, जो मैंने आपको फोटोज दिखाई थी। लॉकडाउन में पीते थे लोगों को घर बुला बुला के, है ना, कोरोना के बीच। कह रहे जहाँ पे सबसे बड़ा मोटिवेटर तो यही था। कह रहा फिर भी उसकी गवर्नमेंट जो है फेस कर रही है इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को। कैटलिस्ट की वर्ब है वॉज, गवर्नमेंट की वर्ब है इज फेसिंग। अब बताएगा वो समस्याएं। कह रहा इन्फ्लेशन हैज़ ऑलरेडी हिट अ 40-year हाई एंड मैनी इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट अ रिसेशन। महंगाई जो है पहले से ही हिट कर चुकी है 40 साल ऊंचे रिसेशन हाई को, 40 साल ऊंचे जो है चोटियों को, है ना। रिसेशन जो है 40 साल में सबसे ऊपर है। और बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं एक रिसेशन को, यानी एक मंदी को। प्रिडिक्ट करना मतलब आगे का बताना, मंदी का मतलब होता है रिसेशन यानी कि डाउन टर्न। इसको स्लो डाउन भी बोलते हैं, डाउन टर्न भी बोलते हैं। इन्फ्लेशन की वर्ब है हैज़ हिट, इकोनॉमिस्ट की वर्ब है प्रिडिक्ट। अब देख लो ध्यान से, हैज़ प्लस में हिट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, हिट हिट हिट, V1, V2, V3, है ना। तो हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट इस तरीके से इस्तेमाल हुई है। कह रहा था यूके's सेलिब्रेटेड एग्जिट फ्रॉम द EU विच मिस्टर जॉनसन पर्सनली चैम्पियनड may have aggravated the economic woes of the country। कह रहे यूके की जो एग्जिट है, जो सेलिब्रेटेड एग्जिट है, सेलिब्रेटेड मतलब जिसको सबने सेलिब्रेट किया है। तो कह रहे यूके का जो बाहर निकल जाने का काम है EU से, यूरोपियन यूनियन से, जो ब्रेक्सिट थी, जिसको मिस्टर जॉनसन ने पर्सनली चैंपियन किया था, जिस काम में मिस्टर जॉनसन ने पर्सनली खूब एफर्ट्स डाले थे। चैंपियन करना मतलब किसी काम में अपने सारे एफर्ट्स डाल देना, मास्टरी कर लेना। कह रहे ये जो है ना एग्जिट, इसने भी हो सकता है एग्रावेट किया हो और ज़्यादा खराब बनाया हो आर्थिक मुसीबतों को, इकोनॉमिक वोज को इस कंट्री की। तो जॉनसन साहब ने ही ब्रेक्सिट के लिए पूरा जोर लगाया था और हो सकता है इसी ब्रेक्सिट की वजह से आज यूके में गरीबी और महंगाई बढ़ती जा रही है। एग्जिट की वर्ब है मे हैव एग्रावेटेड, जॉनसन की वर्ब है चैम्पियंड। अब इसमें मे को मैंने मार्क नहीं किया, कर लेना, ठीक है। मे हैव एग्रावेटेड ये पूरा ही इसका वर्ब है। वॉज मतलब परेशानियां, है ना, आपकी डिफिकल्टीज। कह रहा ब्रेक्सिट कॉम्प्लिकेटेड द यूके's ट्रेड विद द EU, इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, एंड शट डाउन अ प्राइमरी सोर्स ऑफ चीप लेबर। कह रहे ब्रेक्सिट की वजह से कॉम्प्लिकेट हो गया, बहुत ही पेचीदा बन गया यूके का, इंग्लैंड का जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ, जो कि यूके का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। कह रहा है एक तो ये हुआ इसकी वजह से, दूसरा इस ब्रेक्सिट ने कॉम्प्लिकेट करने के साथ ही शट डाउन भी कर दिया, बंद भी कर दिया एक प्राइमरी सोर्स को, बड़े सोर्स को, चीप लेबर के। तो यूरोपियन यूनियन में से, बेल्जियम में से, स्पेन में से जो थोड़ी मतलब कम अमीर कंट्रीज़ हैं, कम प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ हैं, वहाँ से चीप लेबर जो है यूके में आता था। तो वो चीप लेबर आना बंद हो गया क्योंकि यूके अब जो है EU का पार्ट नहीं है, इसका वीज़ा अलग से लगता है। इस वजह से ब्रेक्सिट में यूके की मुसीबतें बढ़ी हैं। ब्रेक्सिट की दो वर्ब्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंड शट डाउन। ब्रेक्सिट ने कॉम्प्लिकेट किया और ब्रेक्सिट ने शट डाउन किया। अब ध्यान देना, शट डाउन भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बार बार आ रहा है, देख लो। ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म V2, शट डाउन भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये शटेड डाउन नहीं होगा क्योंकि शट 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 तीनों एक तरह से ही चलता है, V1 V2 V3, है ना, शट शट शट। और आगे बढ़े। कह रहा मिस्टर जॉनसन
tried to deflect some of the domestic pressure by taking a strong position against Russia's invasion of Ukraine. कह रहा है इन्हीं जॉनसन साहब ने ट्राई किया, कोशिश किया कि वो डिफ्लेक्ट करें, थोड़ा सा दूर भगाएं अपने डोमेस्टिक प्रेशर को, अपनी जनता से जो प्रेशर आ रहा है, और कैसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लेकर के रशिया के इन्वेजन को जो यूक्रेन में रशिया ने किया था। तो इस तरीके से इन्होंने लोगों का ध्यान भी भटकाने की कोशिश की रशिया के खिलाफ बड़ी बड़ी बयान दे करके, ताकि अपना प्रेशर जो है थोड़ा सा यूक्रेन वॉर के जरिए डिफ्लेक्ट कर दूं। जॉनसन की वर्ब है ट्राई। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरी दिशा में मोड़ देना। आपकी तरफ प्रेशर आया लेकिन आपने किसी और के ऊपर डाल दिया है ना, डिफ्लेक्ट कर दिया। कह रहा था यूके was in the forefront of the Western bid to punish Russia with crippling economic sanction and supplied advanced weapons to Ukrainian forces. कह रहे यूके जो था वो फोर फ्रंट में था, वो सबसे आगे था। और किस में? वेस्टर्न बिड में, पश्चिमी देशों की कोशिश में। बिड मतलब कोशिश, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। तो यूके सबसे आगे था, फोर फ्रंट में था पश्चिमी देशों की कोशिश में, जो थी सबक सिखाने की, पनिश करने की, रशिया को अपाइज कर देने वाले डेबिलिटेटिंग, क्रिपलिंग या वीकनिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ में, आर्थिक प्रतिबंधों के साथ में। और इसी यूके ने सप्लाई भी किया एडवांस्ड वेपन्स को, बहुत ही बेहतरीन वेपन्स को यूक्रेन की फोर्सेस को भी। यूके की दो वर्ब्स हैं, वाज एंड सप्लाइड। यूके के आगे द आएगा, ऑफ कोर्स आप जानते हो, यूके, यूएस, यूएई है ना, जिनमें यूनाइटेड आ रहा है उनके आगे द लगाना है। इन द फोर फ्रंट मतलब सबसे आगे। बिड का मतलब होता है कोशिश। क्रिपलिंग मतलब अपाहिज बनाने वाला, डेबिलिटेटिंग, वीकनिंग, जो आपको परेशान करे है ना, अंडरमाइन करे। कह रहे हाउएवर इट डिड नॉट हैव द डिजायर्ड आउटकम। कह रहे लेकिन फिर भी इसका डिजायर्ड आउटकम नहीं निकला। यूके के पीएम पे आज भी उतना ही प्रेशर इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बना हुआ है, चाहे कितना भी कड़ा स्टांस इन्होंने रशिया के खिलाफ लिया था। इट की वर्ब है डिड नॉट हैव, आउटकम का मतलब है नतीजा। कह रहा रशियन अग्रेशन and the subsequent sanctions made the cost of living crisis across the west much worse. कह रहा रशिया का जो एग्रेशन था और उसके सामने सब्सिक्वेंट आए हुए जो प्रतिबंध थे, जो यूके ने, यूएस ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए थे, कनाडा ने, कह रहा रशिया का एग्रेशन और लगे हुए प्रतिबंध इन्होंने बना दिया कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को। क्राइसिस मतलब तूफान, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब आपके लिव करने की कॉस्ट, आपके जीवन जीने की जो कीमत है, यानी महंगाई। तो महंगाई के क्राइसिस को इन्होंने अक्रॉस वेस्ट में, पूरे पश्चिमी देशों में और ज़्यादा खराब बना दिया। इन्होंने सोचा था रशिया को मैं थोड़ी सी बुरी भली बात बोलूँगा तो लोग जो है मेरे पीछे से हट जाएंगे, लेकिन जैसे रशिया पे सैंक्शन लगे, लोगों के अंदर महंगाई बढ़ने की वजह से और ज़्यादा गुस्सा जो है पनपने लगा। एग्रेशन, सैंक्शंस दोनों की वर्ब है मेड। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का मतलब है महंगाई का क्राइसिस, ठीक है। द वेस्ट, द ईस्ट, समझ गए ना, इमेजिनरी लोकेशन है, वेस्ट नाम की कोई जगह नहीं है, डब्ल्यू बड़ा किया हुआ है। द वेस्ट का मतलब है सारे पश्चिमी देश। कह रहा अकॉर्डिंग टू पोलस्टर्स द लेबर पार्टी इज नाउ मच अहेड ऑफ द कंजर्वेटिव्स इन नेशन वाइड ओपिनियन पोल्स। कह रहे पोलस्टर्स के हिसाब से, पोलस्टर्स कौन होते हैं? ऐसे लोग जो पोलिंग करवाते हैं, जिनका काम होता है इलेक्शन के लिए पोल करवाना, ओपिनियन पोल्स लेना। कह रहे पोलस्टर्स के हिसाब से जो लेबर पार्टी है अब बहुत आगे है कंजर्वेटिव पार्टी से, और कहाँ पे? पूरे देश में हुए ओपिनियन पोल्स के हिसाब से। तो इनकी पार्टी की छवि खराब होती जा रही है। लेबर पार्टी लगता है अगले इलेक्शन में इनकी पार्टी को हरा के मेजोरिटी के साथ आएगी। लेबर पार्टी की वर्ब है इस। अब देखो पार्टियों के नाम के आगे द लग रहा है, बीजेपी के नाम के आगे, कांग्रेस के नाम के आगे, चाहे कंजर्वेटिव पार्टी हो, लेबर पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अमेरिका में रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट्स हो, सबके आगे, पार्टीज के आगे द आप लगाते हैं। पोलस्टर आप जान चुके हैं, वो लोग जो पोलिंग करवाते हैं, ओपिनियन पोल्स को लेते हैं। एक सवाल पूछूं आपसे या वन वर्ड? चलो बताऊंगा नहीं आंसर, फिर बताता हूं तो आप सुन लेते हो। खुद से आपको फाइंड आउट करना, और जिनको पता है वो डाल देना कमेंट्स में। स्टडी या साइंस बोल दूं, स्टडी या साइंस ऑफ इलेक्शंस को क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, या पोलिंग। तो एक वन वर्ड है ये, वन वर्ड आना चाहिए। बहुत बार आपने खुद ही देखा होगा पास ईयर पेपर्स में ये पूछा हुआ वन वर्ड है ना। चलो लॉजी आएगा लास्ट में, शायद लॉजी तो आना ही चाहिए ना, क्योंकि स्टडी आ रहा है। बाकी देख लो आप क्या आता है, लॉजी आता है, नॉमी आता है, वो आप देख लेना। दूसरा एक वन वर्ड और पूछ लेता हूं मैं। इलेक्शन में द राइट टू वोट, उसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में? ठीक है, आज के क्विज में फर्स्ट कमेंट में इनके आंसर्स मैं डालूंगा, और जो अच्छे आंसर डाल रहे हो
कमेंट सेक्शन में डालना, उनको हार्ट भी मिल जाएगा ताकि सबको पता लगे सही आंसर क्या है। ठीक है, 2 वन वर्ड से आपसे पूछ रहा हूँ, सब लोग कोशिश करना। स्टडी ऑफ इलेक्शंस और राइट टू वोट, इन दोनों को वन वर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं? कह रहे द नेक्स्ट मेजर, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, इसका चेक कर लेना। कह रहे द नेक्स्ट मेजर टेस्ट फॉर मिस्टर जॉनसन वुड बी द जून 23 बाई इलेक्शन फॉर द वेकफील्ड एंड टाइवर्टन एंड हैनिंगटन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कह रहा है अब सबसे बड़ा जो मेजर टेस्ट है नेक्स्ट अगला वाला जॉनसन साहब के लिए वो होने वाला है, वुड बी जून 23 का 22 इलेक्शन, और किस किस के लिए? इन दोनों तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, वेकफील्ड एंड टाइवर्टन एंड हैनिंगटन। अजीब अजीब से नाम है, वहाँ की जगहों के नाम होंगे ना, चुनाव जो है क्षेत्रों के दलों के नाम होंगे, तो इन तीनों जगह पे बाई इलेक्शन होंगे, वहाँ पे इनका सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। टेस्ट की वर्ब है वुड बी, ऑफ कोर्स। कह रहा है इफ द कंजर्वेटिव्स लूज देम एज ओपिनियन पोल्स प्रिडिक्ट दैट वुड एड फर्दर प्रेशर ऑन द प्राइम मिनिस्टर द पीएम। कह रहा अगर इनकी पार्टी लूज करती है इन इलेक्शंस को, इफ द कंजर्वेटिव्स लूज देम, जैसा कि ओपिनियन पोल्स ने प्रिडिक्ट भी किया है, जैसा उनका भविष्यवाणी भी आई है, कह रहा है ये चीज़ और आगे फर्दर प्रेशर को ऐड करेगी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के ऊपर। कंजर्वेटिव्स की वर्ब है लूज, ओपिनियन वॉल्स की वर्ब है प्रिडिक्ट, दैट की वर्ब है वुड ऐड। अब यहाँ पे 1 सेकंड ब्रेक लगाओ अपनी गाड़ी में। कौन सा कंडीशनल दिख रहा है आपको यहाँ? अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, अगर कंजर्वेटिव लूज करते हैं तो और प्रेशर ऐड हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है? ऑफ कोर्स फर्स्ट कंडीशनल है ना, ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। ये एज वाला, ये वाला एडवर्बियल क्लोज बीच में मत घुसा लेना सर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वुड प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में वुड, कुड, मे, माइट, कैन कुछ भी आ सकता है, आप चाहो तो विल की जगह इनको भी लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी जो लोग बेसिक पूरी नहीं कर रहे हो ग्रामर, होम पेज पे रखिए भाई, जाके पूरी कर लो। बेसिक पूरी नहीं करोगे तो स्ट्रगल आपकी इंग्लिश में जारी रहेगी। ये चीज़ें जो मैं आपसे पूछता हूँ ऑलरेडी बेसिक्स में बहुत अच्छे से कर चुके हैं हम। करेक्ट ग्रोइंग रिबेलियन विद इन द पार्टी, एन इकोनॉमिक क्रंच एंड राइजिंग अनपॉपुलरिटी अमंग वोटर्स ऑल प्रेजेंट मिस्टर जॉनसन द टफेस्ट टाइम ऑफ हिज करियर। कह रहा बढ़ती हुई जो बगावत है, रिबेलियन है, और कहाँ पे? विद इन द पार्टी, पार्टी के अंदर ही। कह रहा है पहली चीज़ तो ये, और दूसरा एक इकोनॉमिक क्रंच जो है, आर्थिक तूफान जो है, जो एक मतलब समझ गए ना, क्राइसिस जो है, और तीसरा बढ़ती हुई जो अनपॉपुलैरिटी है, इनके खिलाफ जो अलोकप्रियता है, कह रहा है इनके वोटर्स के बीच में। कह रहा है ये तीनों ही चीज़ें जो है ना, ये प्रेजेंट करती हैं मिस्टर जॉनसन के लिए सबसे मुश्किल वक्त उनके करियर का, द टफेस्ट टाइम ऑफ हिज करियर। चलिए, रिबेलियन, क्रंच और अनपॉपुलैरिटी तीनों की वर्ब है प्रेजेंट। द टफेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे मुश्किल वक्त। अच्छा, ये इकोनॉमिक वर्ड जो आप देख रहे हो, ऊपर आपने एक वर्ड देखा होगा इकोनॉमिकल, यहाँ पे इकोनॉमिक आ रहा है, यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा हुआ है। इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, क्या बता सकते हो क्या? एक वर्ड है इकोनॉमिक, एक वर्ड है इकोनॉमिकल। अगर इकोनॉमिकल वर्ड मुझे यहाँ लिखना होता तो सेंटेंस का मीनिंग क्या मैं गलत कर देता और कैसे चेंज हो जाता? चलो फटाफट देख लेते हैं भागते भागते इस कॉन्सेप्ट को भी। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, जो रिलेटेड हो अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कॉस्ट इफेक्टिव, जो कि फ्रूगल हो, जो कंजूसी भरा हो। समझ गए? अगर कोई आर्थिक बात हो रही है तो इकोनॉमिक बात हो रही है, अगर कंजूसी से भरी, अगर समझदारी से चलने भरी बात हो रही है पैसे के मामले में, तब आप इकोनॉमिकल नाम के वर्ड को यूज़ करते हो। अब यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ इस क्लोज टेस्ट में। In order to improve the nation's dash conditions, the government has adopted an dash model of expenditure. इस काम को करने के लिए जो है इम्प्रूव करना देश की इस टाइप की कंडीशन को, और किस टाइप की? देखो यहाँ पे आर्थिक कंडीशन की बात हो रही है, ना कि कंजूसी भरी कंडीशन की। आ रही ना बात समझ में? आर्थिक कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन को। तो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने अडॉप्ट किया है एक, अब बताओ कैसे मॉडल ऑफ एक्सपेंडिचर को? आर्थिक मॉडल ऑफ एक्सपेंडिचर को या कंजूसी भरे मॉडल ऑफ एक्सपेंडिचर को? इकोनॉमिकल। ऐसा मॉडल ऑफ एक्सपेंडिचर सरकार ने बनाया है या जिसको चुना है जिसमें सरकार बहुत कंजूसी से खर्चा करेगी, है ना? इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सोच समझ के थोड़ा थोड़ा करके खर्चा करेंगे। ऐसे इस इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल नाम के वर्ड के बीच में आपको फ़र्क करना है। चलिए रैप अप करते हैं यहाँ सेशन को। आज बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल था, इसलिए ग्रामर पे थोड़ा सा ज़्यादा हमने जोर रखा। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। 4-5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सेकंड और थर्ड में इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, क्रिपलिंग, कैटलाइज्ड,
एग्रावेटिंग, प्रोस्पेक्टिव, इन सारे वर्ड्स को आपको चेक करके डालना है, मीनिंग के हिसाब से डालना है, ग्रामर कम और वोकैबुलरी के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है ना। दोनों के आंसर मैं सारों के आंसर ही डाल रहा हूँ, कमेंट फर्स्ट कमेंट में रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर लेना। सबके मीनिंग आपको बता चुका हूँ, एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। एग्रावेटिंग मतलब जो खराब बनाए, कैटलिस्ट मतलब जो आपको आगे बढ़ाए, क्रिपलिंग मतलब जो आपको कमज़ोर बनाए, इकोनॉमिकल मतलब कंजूसी भरा। तो फर्स्ट कमेंट में आंसर है, खुद से ट्राई करो। फोर्थ और पाँचवें में आपको एरर्स को फाइंड करना है और सही करना है। मैं एरर्स के लिए आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है। एक हिंट आपको मिलेगी यहाँ पे और दूसरी आपको हिंट मिलेगी यहाँ पे। अब खुद से इतने समझदार हो, मेरे ख्याल से 2 एरर्स तो आप ढूंढ ही लोगे। तो ये लास्ट वाले 4 क्वेश्चंस तो हो गए। अब आ जाएगा पहला वाला क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है क्या आउटकम रहा है, व्हाट हैज़ बीन द आउटकम, और किसका अविश्वास मतों का ब्रिटिश पॉलिटिक्स में बहुत सारे अलग अलग पीएम्स के लिए। तो थेरेसा मे, मार्गरेट थैचर और बोरिस जॉनसन, इन तीनों के खिलाफ जब जब अविश्वास मत आया तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही आउटकम को बताती है। पहला ये कि बोरिस जॉनसन ने अविश्वास मत को हार गया और वो रिज़ाइन करने वाला है। स्लेटेड का मतलब है वो एक्सपेक्टेड है, वो शेड्यूल्ड है। स्लेटेड का मतलब है शेड्यूल्ड, कि आज या कल में वो रिज़ाइन करेंगे। दूसरा, थेरेसा मे को रिज़ाइन करना पड़ा था एक नो कॉन्फिडेंस वोट को हारने के बाद। तीसरा, मार्गरेट थैचर ने नो कॉन्फिडेंस वोट को जीता था और अपनी पावर पे ग्रिप को बनाए रखा बहुत वक्त तक, उसके बाद में लंबे वक्त तक। और चौथा, बोरिस जॉनसन नो कॉन्फिडेंस वोट को जीत गया लेकिन पावर को बनाए रखने में स्ट्रगल करने वाले हैं, होल्ड ऑन टू पावर करने में, कंसीडर करते हुए उनकी कमज़ोर पोजीशन को। भाई सीधा सा जवाब है, तीनों ही लोगों ने इस अविश्वास मत को हमेशा जीता है और थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर दोनों ने ही रिज़ाइन किया है। तो ये वाला जो लिखा है ना, हैड टू रिज़ाइन आफ्टर लूजिंग, लूज नहीं किया था थेरेसा मे ने, ये गलत वाला सेंटेंस है। थेरेसा मे भी जीती थी, थैचर भी जीती थी, जॉनसन भी जीता है, तो तीनों ने जीता ही है ना। तो थेरेसा मे के लिए लूजिंग गलत हो गया, बोरिस जॉनसन भी जीता है तो इसके लिए भी लूजिंग गलत हो गया। मार्गरेट थैचर जीती तो थी लेकिन उसने हाथों हाथ रिज़ाइन कर दिया था, तो इसमें यह बात गलत हो गई कि उसने अपनी पावर पे ग्रिप को बनाए रखा। और चौथा वाला बिल्कुल ठीक है, बोरिस जॉनसन जीत गया है लेकिन वो स्ट्रगल करेगा या स्ट्रगल करना पड़ सकता है आने वाले वक्त में अपनी वीक पोजीशन की वजह से। तो ऊपर वाले 3 में ये जो मैंने डार्क कर दिया ना, ये गलत वाली बातें हैं, इस वजह से फोर्थ यानी डी आपका आंसर बन गया। इस तरीके से आपको आर्टिकल पढ़ने के बाद में कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। चलिए यहीं से आज अपने सेशन को रैप अप करेंगे। कोई क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज, ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। अपनी भरपूर प्रिपरेशन आप कर सकते हो अफोर्डेबल कोर्सेज के साथ। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। अंटिल देन साइनिंग आउट।